अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगड़ी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुरेश अंगड़ी लोकसभा में बेलगावी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया जहां पर कोरोना के सर्वाधिक मामले हैं। प्रधानमंत्री ने इनको क्या क्या सुझाव दिए हैं अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और लॉकडाउन को लेकर क्या कहा है उसके बारे में भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में जब विपक्ष का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो क्या हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल के नेता गुलाम नबी आजाद राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने क्या कहा, उनको क्या आश्वासन मिला और बाद में उन्होंने मीडिया से क्या बातचीत की, ये भी आपको दिखाएंगे। और बात करेंगे बॉलीवुड की ब्यूटी क्वींस की भी, जिन पर मादक पदार्थ लेने का आरोप है। अब एनसीबी ने इन सबको नोटिस दे दी है और जैसे आप देखते हैं ना कि हर शुक्रवार को कभी इसकी फिल्म लगती है, कभी उसकी फिल्म लगती है, तो ऐसे ही एक एक दिन करके सबको बुलाया गया है। दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो, चाहे रकुल हो, चाहे और अन्य अभिनेत्रियां हो, कई सारी अभिनेत्रियां हैं, उनको नोटिस गए हैं। अब आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में किन किन को नोटिस गए हैं, अब उनको कब कब पेश होना है ये भी बताएंगे और इस पूरे मसले पर विस्तृत बातचीत भी करेंगे। शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया तो क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों से आग्रह किया कि वह अवलोकन करें कि 1-2 दिन का लॉकडाउन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कितना प्रभावी है और इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान यह बात कही। मोदी ने कहा कि बीते महीनों में कोरोना इलाज से जुड़ी जिन सुविधाओं का विकास किया गया है उनसे कोरोना का मुकाबला करने में बहुत मदद हो रही है। उन्होंने कहा अब हमें कोरोना से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करना है। जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा ट्रैकिंग ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है उनकी बेहतर ट्रेनिंग भी करनी है। राज्यों से प्रभावशाली जांच, ट्रेसिंग, इलाज और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं वो कोरोना को रोकने में कितने प्रभावी हैं, हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 65.5% और मृत्यु के कुल मामलों में से 77% मामले भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। साथियों, भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। साथियों, संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है उसको हमें और आगे जारी रखना है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। हमारे साझा प्रयास जरूर सफल होंगे और इसी कामना के साथ आज आपने विस्तार से जो बातें बताई हैं उसमें कुछ करणीय बातें हैं जो भारत सरकार की टीम भी यहाँ सारे विषयों को नोट कर रही है। उसमें जो आवश्यक है उनको जितना त्वरा से लागू किया जा सके करने का प्रयास होगा। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कई विपक्षी दलों की तरफ से बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कहा कि संसद में कृषि संबंधी विधेयकों को असंवैधानिक तरीके से पारित किया गया है, इसीलिए राष्ट्रपति को इन विधेयकों को संस्तुति नहीं देकर इनको वापस भेजना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि रविवार को राज्यसभा में हंगामे के लिए विपक्ष नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है।
कांग्रेस समेत कुल 18 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हुए आजाद ने राष्ट्रपति से भेंट की। पहले कई प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों वाले शिष्टमंडल को राष्ट्रपति के पास जाना था, लेकिन कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल के कारण आजाद ने अकेले कोविंद से भेंट की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आजाद ने कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा, सोमवार को करीब 18 दलों के नेताओं ने सहमति जताई थी कि राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें इससे अवगत कराया जाए कि किस तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित विधेयक पारित कराया गया। उनके मुताबिक किसानों से संबंधित विधेयकों को सब लोगों से बातचीत करने के बाद लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और किसानों के नेताओं से बातचीत करके ऐसा कानून लाना चाहिए था, ऐसा करने से किसान खुश होता। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से सरकार ने इन विधेयकों को स्थायी समिति और प्रवर समिति के पास नहीं भेजा, अगर भेजा होता तो बेहतर होता। आजाद ने दावा किया, सदन में हंगामे के लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। किसी तरह का मतदान नहीं हुआ, संविधान, नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं। कांग्रेस नेता ने कहा, हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि यह विधेयक सलीके से पारित नहीं हुआ है, यह असंवैधानिक है। इस विधेयक को वापस भेज दें ताकि इस पर दोबारा चर्चा हो और मतदान हो। मैंने यह भी कहा कि वह इन विधेयकों को संस्तुति नहीं दें। उन्होंने यह भी कहा, राष्ट्रपति जी ने कहा कि वह हमारी ओर से रखी गई बातों पर गौर करेंगे। इससे पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। उधर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इन विधेयकों को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के कई राज्यसभा सदस्यों ने दोपहर के समय संसद परिसर में मौन प्रदर्शन किया, तो शाम के समय विपक्ष के कई लोकसभा सदस्यों ने प्रदर्शन किया। बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाजत नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीजन के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीजन करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीजन करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीजन हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीजन के बगैर। तो जिस तरह से तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज ने मिलके और राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूंकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए और थ्रू प्रॉपर रूट आ जाए और उसमें चर्चा के साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स भी लाए जाएं, रेजोल्यूशन पे दोबारा वोटिंग हो जाए, तो तब जाके जब आएगा तब इसको अपनी स्वीकृति दें, वरना तब तक इसको आप स्वीकृति नहीं दें, इसको आप वापस करें। उधर बॉलीवुड में मादक पदार्थ के कथित गठजोड़ की जांच कर रहे मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मादक पदार्थ के दृष्टिकोण को लेकर एनसीबी की जांच के दौरान बॉलीवुड में मादक पदार्थों का एक गठजोड़ सामने आया है। अधिकारी ने बताया कि एनसीबी ने अपनी जांच को बढ़ाते हुए इन ए सूची की हस्तियों को जांच में शामिल होने को कहा है। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों के नाम सामने आए हैं। अधिकारी ने बताया कि दीपिका को शुक्रवार 25 सितंबर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि मामले में एक टैलेंट मैनेजर जया साहा ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। इससे पूर्व दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण कुछ समय मांगा है और उन्हें शुक्रवार तक पेश होने से छूट दी गई है। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि प्रकाश की व्हाट्सएप बातचीत में एक डी के साथ मादक पदार्थों के बारे में बातचीत शामिल है। एनसीबी कथित तौर पर मादक पदार्थ खरीदने और उनका इस्तेमाल करने के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार को फिल्म निर्माता मधु मंटेना अपना बयान दर्ज कराने के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस में पहुंचे थे। अब कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध विपक्ष जमकर कर रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रही हैं स्मृति ईरानी। हमें समझना होगा कि हमारे जो बिल पास हुए हैं उसमें किसान के संरक्षण के संबंध में क्या क्या कहा गया है। एक,
कि अगर किसान चाहे तो देश के वो किसी भी गांव, किसी भी बाजार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शहर में जाकर किसी भी संगठन को अगर चाहे किसान तो अपनी फसल वो बेच सकता है और उस रेट पर किसान बेचेगा जो रेट किसान तय करेगा। लेकिन साथ ही जो करार होगा किसान और व्यापारी के बीच में, उस करार में ना आप किसान की जमीन गिरवी रख सकते हो, ना उसकी जमीन आप बेच सकते हो। इनफैक्ट अगर मान लीजिए व्यापारी किसान के बीच में कोई झगड़ा भी हो गया तो किसान मात्र अपने जिले में एसडीएम के पास जाकर सुलह कर सकता है, लेकिन सुलह में भी किसान की जमीन से आप रिकवरी नहीं कर सकते। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान को व्यापारी अगर फसल उसकी खरीदता है तो 3 दिन में उसे भुगतान करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि जिस कानून में किसान की जमीन सुरक्षित की जाती है, किसान को अपने आप फैसला लिए जाने का हक दिया जाता है कि वो देश में कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है, किसान की पेमेंट 3 दिन में सुनिश्चित हो सकती है, उस कानून का क्यों ऑपोजिशन विरोध करती है? आपको क्या लगता है, आपके अलाइज क्यों नहीं कन्विंस हो पाए? मैं इतना ही कहूंगी, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में हमेशा राष्ट्रहित में कार्य किया है, अपने राजनीतिक हित में कार्य नहीं किया कभी। उन्होंने ऐतिहासिक कई फैसले लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे वो लेबर का रिफॉर्म हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का रिफॉर्म हो। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में और साल 2019 में जनता से मात्र एक वादा किया था कि वर्षों से बिचौलियों के चंगुल में जो जकड़ कर रखा है हमारी व्यवस्थाओं को, उन व्यवस्थाओं को वो आजाद करेंगे ताकि भारत समृद्ध हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। उसी दिशा में ये भी एक ऐतिहासिक कदम है।